चैप्टर 2 कहाँ गई उसकी चीजें। जब तक नैना से बन पड़ा वो लगातार भागती रही। भागते भागते उसकी सांसें फूलने लगी। वो बस स्टैंड पर लगे एक बोर्ड को पकड़कर अचानक ठहर गई। उसका चेहरा झुक गया और रुकते ही उसने सबसे पहले ये तसल्ली की कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ देर बैठकर उसने राहत की सांस ली। इसके बाद वो उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो उठी उसे असहनीय दर्द का एहसास हुआ। भागने के क्रम में वो अपना दर्द भूल गई थी, लेकिन रुकने और अचानक खड़े होने के बाद जब उसका ध्यान इस ओर गया तो उसने नोटिस किया कि उसके पैर कांप रहे थे। दर्द की वजह से वो गुस्से से भर उठी और बोल पड़ी, तुम पर लानत है, जानवर कहीं के। पैरों में लगातार हो रही कपकपाहट उसे लगातार असहज कर रही थी। उसे वो रात और उस रात में हुई घटना बार बार याद आ रही थी। वो लगातार ये सोचे जा रही थी कि उसने क्या कुछ खो दिया है। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने सारी हदें कल रात पार कर ली थी। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और इसी बीच उसने खुद को समझाते हुए कहा कि क्या इन गलतियों के लिए क्या भगवान उसे माफ करेंगे। वो बड़बड़ाए जा रही थी। उस आदमी के बारे में सोचते हुए उसने कहा कि घटिया आदमी, पता नहीं उसने ये सब करते हुए प्रोटेक्शन भी पहना था या नहीं। वो आगे कहती है, अगर उसने नहीं पहना और उसे कोई गुप्त रोग हुआ तो कहीं वो भी संक्रमित न हो जाए। इन सब बातों के बीच खास बात ये थी, नैना को सच्चाई का पता अभी तक नहीं था, लेकिन एक अजीब डर उसके मन में जरूर था। उसने खुद को हौसला देते हुए फिर कहा कि अगर वो किसी रोग से संक्रमित हुई तो ये पक्का है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और ढूंढकर उसके टुकड़े कर देगी। ये सब सोचते हुए उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में सिर्फ 35 रुपए थे। वो उन्हें देखकर एक अजीब दुविधा में थी कि इनका उपयोग कैसे किया जाए। फिर उसने तय किया कि वो एक ऑटो लेगी, क्योंकि अब वो और पैदल चलने की स्थिति में नहीं थी। उसने ऑटो किया और वो अपने एक दोस्त सोनू के घर पहुंच गई। उसकी जेब में कैब से उतरने के बाद सिर्फ 8 रुपए बचे थे। उसने सोनू के घर का दरवाजा खटखटाया। सोनू ने दरवाजा खोला और नैना को देखकर वो चौंक उठी। नैना के बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों के किनारे आंसुओं की परतें जमी हुई थी। ये सब देख सोनू से रहा नहीं गया और उसने नैना से पूछ ही लिया कि क्या सब ठीक है? ये क्या हालत बना रखी है? अब ऐसा मत कहना कि तुमने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, और अगर गड़बड़ नहीं है तो तुम ऐसी हालत में क्यों हो? इन सारे सवालों का जवाब देते हुए नैना ने बस इतना कहा कि रुको रुको, इन सब बातों से पहले मुझे नहाना है। नहाने के बाद तुम मेरे से सवाल कर सकती हो। इससे पहले कि कोई और सवाल उससे होता, ये कहते हुए नैना बाथरूम की तरफ भाग चली। बाथरूम में नैना ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने तो इनर गारमेंट्स पहन ही नहीं रखे। वो चौंक गई। अचानक से अब तक बस रात में हुई घटना के बारे में सिर्फ सोच रही नैना को जैसे कुछ गलत होने का पहला प्रमाण मिल गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो शीशे की तरफ भागी। शीशे में देखते हुए उसे गर्दन पर एक दाग दिखा, जिससे ये समझा जा सकता था कि किसी ने उसकी गर्दन को बहुत जबरदस्त तरीके से जकड़ते हुए पकड़ रखा था। फिर उसने खुद को देखते हुए कहा कि ओह नो, मेरे इनर गारमेंट्स कहाँ हैं? उसे अपनी गर्दन पर लव बाइट या ऐसे नीले निशान भर दिख रहे थे, जो या तो चमड़े को काटने या जोरदार किस से उभर आते हैं। और वो समझ चुकी थी कि जिसकी वजह से ये निशान बने हैं
उसके अलावा किसी को नहीं पता कि उसके इनर गारमेंट्स कहाँ थे। वो शीशे के सामने खड़ी होकर ये चीजें सोचती रही और खुद को निहारती रही। वो फिर एकदम से बोल उठी, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसा मजाक चल रहा है? ये सब सोचकर उसे लग रहा था मानो उसका दिल रो रहा है। वो खुद से सवाल करने लगी कि जो होना था वो तो हो ही चुका था, फिर वो वहां से भागने की इतनी जल्दी में क्यों थी कि उसने अपनी इनर गारमेंट्स वहीं छोड़ दी। उसने जो इनर गारमेंट्स जल्दबाजी में वहां छोड़ दी थी वो नई थी और उसकी कीमत 150 रुपए थी। उसने उसे सिर्फ 2 बार ही पहना था। यही सब बातें अब उसके दिमाग में आ रही थी। वो दुनिया में शायद पहली ऐसी लड़की है जिसने रातों रात शर्म की दहलीज़ें भी पार की और साथ ही अपनी नई इनर गारमेंट भी खो दी। वो अपनी गर्दन पर नीले निशान और गालों पर उभर आई लाल चमक को देखकर परेशान हो उठी। उसे ये सोचकर उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी तब जब मैं नशे की हालत में थी और मुझे बिल्कुल होश नहीं था। इस गुस्से में नैना ने खुद को ही थप्पड़ जड़ दिया। वो फिर बोल उठी, वो एक जानवर था। नहीं नहीं, जानवर ही नहीं बल्कि वो एक राक्षस था। वो बड़बड़ाए जा रही थी, मैं एक सुंदर लड़की हूँ, क्या उस इंसान ने कभी लड़की की भी इच्छा होनी चाहिए जैसी बातें कभी नहीं सुनी। इन सब के बीच आखिरकार इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि आखिर कहानियों में इंटीमेट मोमेंट्स के ऊपर जो कुछ लिखा गया और जो उसने पढ़ा था वो फिलहाल वही पल जी रही थी। उसके शरीर में भयानक दर्द था, ऐसा दर्द जैसे मानो कोई ट्रक उसके ऊपर से निकल गया है। उसके पैर कांप रहे थे, उसका शरीर थरथरा रहा था। ये स्थिति उसके भागने के दौरान से लेकर अभी तक एक जैसी थी। हालांकि उसे इस बात का दुख हो रहा था कि इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में जो बातें कहानियों और कथाओं में लिखी गई हैं वो काफी रोमांचक होती हैं, लेकिन अफसोस वो इसे महसूस नहीं कर सकी क्योंकि वो नशे की हालत में बेहोश थी। ये तो गलत हुआ, उसने फिर कहा। ये सब सोचकर उसे फिर अफसोस होने लगा। आखिर ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था और उसे कुछ भी नहीं पता कि कब, क्या, कैसे और क्यों हुआ। अब वो सोचने लगी कि आखिर वो वहां से भागी ही क्यों। उसे रुककर उस इंसान से पूछना चाहिए था। वो यहाँ तक सोचने लगी कि जो भी कहा जाए, लेकिन वो आदमी काफी हैंडसम था। उसकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक थी और स्वभाव से भी वो कोमल मन का लग रहा था। फिर अचानक नैना का मूड स्विंग होता है और खुद पर चिल्लाते हुए वो बोल पड़ती है, वो कोमल स्वभाव का हो या आकर्षक, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है बल्कि एक जानवर है जिसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। ये सब बोलते बड़बड़ाते वो बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम की ओर बढ़ चली, जहां सोनू अपने सामने खाने को रख अपना सिर हाथों से पकड़े हुए नैना के बारे में सोच रही थी और उसकी बड़बड़ाई हुई बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अब नैना ने सोनू को पूरा किस्सा सुनाना शुरू किया। नैना की बातें सुन सोनू की आंखें खुली की खुली रह गईं। सारी बातें सुनने के बाद सोनू बोल पड़ी, तो तुमने अपनी मर्यादा और अपना प्यार दोनों खो दिया है। नहीं, मैंने अपना प्यार, मर्यादा और उसके साथ अपने इनर गारमेंट्स भी खो दिए, ऐसा नैना ने सोनू को जवाब दिया। सोनू ने फिर कहा, अपने प्यार और मर्यादा की सोचो और भगवान के लिए कपड़ों को भूल जाओ प्लीज। ये सब बोलते सुनते और सोचते हुए नैना का गला सूखने लगा। उसको मुंह में रखा उबला हुआ अंडा
जो वो खाने की कोशिश कर रही थी वो बेस्वाद सा लगने लगा और उसकी आंखों से अचानक आंसुओं की धार बह निकली। ये सब उसे अपने बॉयफ्रेंड की बातों को याद करने की वजह से हुआ। वो सोचने लगी कि क्या यही सच्चा प्यार था जो मिल गया। वो फिर इन बातों से बाहर निकली और अपना सिर घुमाकर अपने आसपास देखते हुए अचानक पूछ पड़ी, मेरा स्कूल बैग कहाँ है? सोनू ने जवाब दिया, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम्हारे पास कोई बैग नहीं था। क्या? नैना ने आश्चर्य जताया और मेज पर अपना हाथ जोर से मारते हुए बोल पड़ी, ये मैंने क्या किया? मैं अपना बैग उस होटल में भूल आई। अरे हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? उस बैग में मेरा आईडी कार्ड भी था। ये कहते हुए उसने अपना सिर छत की तरफ देखते हुए ऊपर उठाया ताकि आंसू जो आंखों से बह रहे थे वो नीचे ना गिरे और या तो वो उन्हें छुपा सके या कम से कम टेबल पर गिरने से रोक सके। उधर दूसरी तरफ उस बार की दूसरी मंजिल पर अलग ही चर्चा चल रही थी। राकेश और आशीष उस कमरे में बैठे हुए थे जहां नैना के साथ ये सब कुछ हुआ था। वो उस कमरे में बैठकर सिकुड़े हुए बिस्तर और उसके बगल में दीवार पर टंगी काली इनर गारमेंट्स को देखकर हैरान थे। वो आपस में ये चर्चा करने में मशगूल थे कि क्या कल उनके बॉस को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई। इसी बीच कमरे से लगे हुए बाथरूम का दरवाजा खुलता है। उस बाथरूम से एक गोरा कसे शरीर वाला व्यक्ति बाहर आता है। साथ ही आती है एक ठंडी हवा जिससे राकेश और आशीष को अपने बॉस के आने का आभास होता है और वो चुप्पी साध लेते हैं। वो शेप में उभरी बाजू और कसे शरीर वाला वो व्यक्ति भी बिना कुछ बोले आकर चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाता है। आशीष और राकेश इसी बीच एक दूसरे की ओर देखते हैं, मानो वो एक दूसरे से पूछना चाहते हैं कि कल रात क्या हुआ। क्या बॉस को कोई लड़की मिल गई? क्या उनके बॉस जो कभी किसी महिला में रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने कल रात किसी के साथ कुछ किया था? उनकी इन सब दुविधाओं और सोच के बीच बाथरूम से नहा धोकर आया व्यक्ति अपने बाल ठीक करता है। उसके बाद वो अपनी आंखों को आधा खुला आधा बंद रहने जैसी स्थिति में रखकर उन दोनों को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिर कल रात तुम दोनों ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? वो व्यक्ति राकेश और आशीष की तरफ घूरता जा रहा था और उसके चेहरे पर गुस्से का ऐसा भाव था मानो वो उन दोनों को काट डालना चाहता था। अचानक इस गुस्से को देखकर राकेश और आशीष कांप उठे, लेकिन मन ही मन उन्होंने कहा कि अगर कल रात हम आपको अकेले नहीं छोड़ते तो कल रात ये सब कैसे होता। हालांकि ये सब वो अपने बॉस आनंद से नहीं कह सके और चुप रहे। इस बीच उनका बॉस आनंद आशीष और राकेश पर चिल्लाए जा रहा था और कह रहा था, तुमने मुझे अकेला छोड़ा ही क्यों? बार बार इस सवाल के पूछे जाने के बाद राकेश ने धीरे से लगभग फुसफुसाहट के साथ कहा कि कल रात आपने बहुत ज्यादा बियर पी ली थी और आप बहुत नशे में थे। ये आपकी जगह थी और आपके लिए सुरक्षित भी, इसलिए हम आपको इस कमरे में ले आए थे। चलो ठीक है, मान लिया, और मैं नशे में भी था और तुम कह रहे हो कि ये जगह मेरे लिए सुरक्षित थी। तो अब ये बताओ कि एक लड़की फिर मेरे कमरे में कैसे घुस आई? कमरे का दरवाजा खुला क्यों था? क्या तुम अपने जीवन से ऊब चुके हो? ये बातें राकेश आशीष के बॉस आनंद ने कही। ये बातें सुनकर राकेश और आशीष ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने सोचा कि शायद इसका जवाब उनके पास नहीं है और ये कोई भी जवाब देने का सही वक्त भी नहीं है। वो चुप रहे, लेकिन आखिर चुप्पी भी कब तक मदद करती? वो शक में थे कि क्या जवाब दिया जाए। इसी बीच उनके बॉस आनंद ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि
हमारी कंपनी एक बंजर आइलैंड पर बाजार का विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। अब तो जैसे राकेश और आशीष की हालत ऐसी हुई कि काटो तो खून नहीं। वो समझ गए कि उनका बॉस उन्हें अब निर्जन बंजर आइलैंड पर भेजने की सोच रहे हैं। उन दोनों को फिर पता नहीं क्या सूझी और वो अपने बॉस के पैरों में गिर पड़े। लगभग रोते हुए उन्होंने अपने बॉस से कहा कि बॉस, गलती हो गई। हमने कल रात आपको अकेला नहीं छोड़ना था। ना ही हम आपको अकेले छोड़ते, ना ही आपको किसी औरत के साथ रात बितानी पड़ती। बॉस उनकी बातों को सुनकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती को सुधारने के लिए एक दिन का वक्त दूंगा। वो कौन है पता लगाओ या? हाँ बॉस, ठीक है। वो दोनों तेजी से उठे, एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ आसमान की ओर देखते हुए कसम खाई कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। इतना कहकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद आनंद ने एक सिगरेट निकाली, अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ उसे जलाया और एक लंबा कश लेते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सिगरेट पीते हुए उसकी नजर काली इनर गारमेंट पर गई जो बेड के बगल की दीवार पर लटक रही थी। वो किसी सोच में खो गया और उसका चेहरा मानो धुआं उठने की वजह से ओझल हो गया। उस लड़की की यादें, खासकर उसकी कलाई पर बना वो घाव, उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सोच में डूबा था कि क्या कई वर्षों से जिसकी तलाश कर रहा था कि वही है। क्या वो मिल गई? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।